बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, ये तो हमने सुना था, देखा था छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे कि अगर कोई बहादुर शख्स बासलाहियत, टैलेंटेड किसी मुकाबले की लाइन में खड़ा होता है तो लोगों को ये डर पैदा होता है कि हम इससे हार जाएंगे। चाहे वो खेल का मैदान हो, पहलवानों का मैदान हो, अखाड़ा हो, या किसी भी ऑफिस में या किसी भी फील्ड में कोई ऐसा शख्स जिसकी धूमें हों पूरी दुनिया में कि ये शख्स बहुत ज़हीन है, और लोग उससे डरते थे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अनोखे और नए ऐसे ट्विस्ट आ रहे हैं, वाक़यात हो रहे हैं कि हमने अब ये देखा कि एक वो शख्स जो बहादुर है, जो लड़ता है, जिसे फ़ाइट करना आती है, वो एक काल कोठरी में बंद है, चार दीवारी के अंदर बंद है, पूरी दुनिया से उसका राब्ता कटा हुआ है, और अंपायर जो फ़ैसला देने वाले हैं वो डरते हैं, और जजेस जो फ़ैसला देने वाले हैं वो डरते हैं। वो बच्चों वाली हरकतें करते हैं, कभी छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी उनकी माँ बीमार हो जाती है, कभी उनकी बीवी बीमार हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स किसी मुकाबले में नहीं आना चाहता तो वो टालने के लिए, अपनी उस शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसे बहाने करता है जिसकी वजह से उसे छुट्टी करनी पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतने वाक़यात एक दिन के अंदर रुनमा होते हैं कि हम सोचते हैं कि अगर हर घंटे के बाद एक वीडियो बनाई जाए, हर घंटे के बाद एक तज़िया किया जाए तो वो भी कम पड़ता है। अदालतों की कहानी अपनी जगह पे है, जजों के जो फ़ैसले हैं मुतनाज़ा, उसकी कहानी अपनी जगह पे है, इमरान खान के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है वो कहानी अपनी जगह पे है, पीटीआई के जो कारकुन, ख़वातीन और जो चाहने वाले हैं वो बंद हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रही है, वो बंद है, एक अलग कहानी है। और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा देखा है कि जजेस छुट्टी पे चले जाते हैं और उनका वो मनसब, वो कुर्सी ऐसी है कि कहते हैं कि क़यामत के दिन इस जज की कुर्सी पे अल्लाह ताला ख़ुद बैठेगा और वो जज बनकर फ़ैसला करेगा। मुझे ये नहीं समझ आती कि दुनिया में क्या जवाब देंगे वो अपने इस मनसब का, और आखिरत में अपने इस मनसब का क्या जवाब देंगे। लेकिन ये बदकिस्मती कह सकते हैं, या ग़ुलामी कह सकते हैं, या फिर मीर जाफ़र और मीर सादक का जो खून इस नस्ल के अंदर, इस जो मुक़्तदर हलके हैं इनके अंदर जो सरायत कर चुका है, या ये उसका असर है कि वो अभी तक उस ग़ुलामी के खौफ से, सोच से बाहर नहीं आ रहे। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हमें ये देखने को मिला है। दुनिया की हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो वो तमाम लोग जो किसी भी मुल्क के स्टेक होल्डर होते हैं वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए बेहतर करें और आने वाले वक्त में एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारें। लेकिन ये मुल्क ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि वो किसी के कहने पे अपने आका को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी को बाइज़्ज़त करें उनकी नज़र में, और बाकी आवाम की नज़र में वो बेशक जितने ज़लील मर्ज़ी होते रहें, उन्हें इससे कोई गर्ज़ नहीं होती। पाकिस्तान में इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, दहशतगर्दी अपनी जगह पे है, वो उसका एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जैसे रिपोर्टें सामने आती हैं। इसी तरह से महंगाई का एक तूफ़ान है जिसने आवाम को बिल्कुल बेबस करके रख दिया, और लोग सारे सड़कों पे आए हुए हैं बग़ैर किसी लीडर के, बग़ैर किसी कॉल के। इसी तरह से बिलों की जो सूरत हाल है, टैक्सेस की जो सूरत हाल है, तनख्वाहों की जो सूरत हाल है, आम इंसान की ज़िंदगी जो 1-2 साल पहले ख़त्ते गुर्बत से ऊपर थे, आज लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आम आदमी ख़त्ते गुर्बत से नीचे चला गया। वो लोग जो थोड़ी बहुत ही सलाहियत रखते हैं, ये थोड़ा बहुत उनके पास कहीं असर सूख है, ये वसाइल हैं, वो इस मुल्क को छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं, और जिन्होंने छोड़ा हुआ है वो वापस ना आने के लिए अब अपने पासपोर्ट वहीं फाड़ कर फेंक रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में अब वो जो आम आदमी को ये उम्मीद थी जीने की, ये आस थी कि शायद कल तक हमारा मुल्क बेहतर हो जाए, इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी होगी, रोज़गार होगा, बेहतर सूरत हाल होगी, करप्शन ख़त्म होगी, तो शायद कि हम हमारा मुस्तकबिल ना सही, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। लेकिन अब उन्हें ये उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। हमारे इस मुल्क का जो मुक़्तदर हल्का है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, सियासतदान है, वो आवाम की उम्मीद इस लिहाज से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान की तरफ से नाउमीद हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नाउमीद हो जाएं, और वो अपना नज़रिया, अपनी सोच को डाइवर्ट करके
किसी दूसरी तरफ करें, ताकि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले वक्तों में इलेक्शन ना जीत सके और हम ये कहें कि इसकी मकबूलियत ख़त्म हो गई। लेकिन वो इस स्क्रिप्ट में नाकाम होकर अब उनको ये इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि लोगों की उम्मीद ना सिर्फ पीटीआई की तरफ से ख़त्म नहीं हो रही, इमरान खान की तरफ से ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि लोग अब उनसे नाउमीद हो रहे हैं, लोग इस मुल्क से नाउमीद हो रहे हैं और वो ये मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई गांव में एक शख्स होता है और वो ये कहता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये फ़लाँ मेरे मुट्ठी में है, वज़ीर आज़म मेरी डायरेक्ट सुनता है, एमएनए से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, डीसी मेरा दोस्त है, आईजी एसपी डीएसपी से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे गांव का कोई मसला हो तो मैं 1 मिनट में हल कर सकता हूँ, और वो इस तरह से आवाम के अंदर लंबी लंबी छोड़ता है। लेकिन जब उस गांव में उन लोगों के लिए कोई मुश्किल पैदा होती है तो पता चलता है कि उसकी सुनने वाला ना वज़ीर आज़म उसकी बात सुनता है, ना एमएनए उसकी बात सुनता है, ना डीसी आईजी एसपी डीएसपी कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, और एंड ये होता है कि वो फिर इधर उधर की मारता है, अपनी शर्मिंदगी टालता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर भी एक प्रैक्टिस की जा रही है, उसकी कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अब हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार पैसा आएगा, चाइना इतने पैसे देगा, सऊदीया इतने पैसे देगा, दुबई या कतर या अरब अमारात हमें इतने पैसे देंगे और हम उसमें इस मुल्क की तरक्की या बेहतरी करेंगे। अब इसका जो अगर हम तजिया करें या अंदाज़ा लगाएं कि ये चीज़ कैसे फ्लॉप है, ये क्यों नाकाम हो सकती है। पाकिस्तान में 75 साल हो गए हैं, चलें इसके अंदर जमहूरियत नहीं थी, इसके अंदर आइन नहीं था, इसके अंदर कानून नहीं था, जिसकी लाठी उसकी बहस थी वो कुछ पर्दे के पीछे थी, छुपी हुई थी, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं था। लेकिन अब लोगों को ये समझ आ चुकी है कि सब बेनकाब हो गए हैं। इससे पहले भी आईएमएफ अरबों खरबों के हिसाब से कर्जा देता रहा, वो किधर गया। मुल्क कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से अरबों रुपए जमा हुए, वो किधर गए। इससे पहले भी जो स्कीमों के नाम से, तरक्याती फ़ंड के नाम से पैसे आते रहे, चाहे वो सऊदीया देता रहा, चाइना देता रहा या कोई भी देता रहा मुल्क, वो किधर गए। अगर 75 साल के अंदर इस मुल्क में कोई ऐसी बेहतरी नहीं हो सकी, बदकिस्मती से बजाय आगे जाने के ये पीछे आता गया और इस वक्त उस नहज पे खड़ा है जहाँ पे टोटल कर्जे के ऊपर जो मुल्क चल रहा है और ख़जाना खाली है। कुछ जो पैसे इस वक्त हैं भी वो इस लेवल पे नहीं है कि कोई तरक्की की जा सके। उसकी वजह यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी ढांचा रहा है, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त हैं, इनके साथ छोटी छोटी दूसरी सियासी जमातें जो मिलकर वो तमाम फ़ंड, वो तमाम कर्ज़े खुद अपनी जेब में 90% तक डालते रहे, खाते रहे, ऐशिये करते रहे और अपने ग्रुप के जो लोग होते थे 4, 6, 8, 10 उनको देते रहे और उनको ये कहते रहे कि ये आप पैसा लें। लोगों को रोकें, आवाम को रोकें, उनको एक दायरे के अंदर, एक कानून के अंदर पाबंद करें, उनको डराएं धमकाएं और आप ऐशी करते जाएं। और उससे ये नतीजा निकला कि अब आवाम सब कुछ देख रही है, समझ चुकी है और ये इनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। मुझे हैरत इस बात की है कि एक आम आदमी भी जो आजकल के हमारे अदालतों के फ़ैसले हैं उनको जानता है, समझता है और वो एक थड़े पे बैठकर ये फ़ैसला कर रहा होता है कि ये जो जज ने फ़ैसला दिया है ये बिल्कुल बुग़्ज़, सियासत, नफ़रत और दुश्मनी की बुनियाद पे दिया गया है। लेकिन हमारी अदालतों को क्यों ये नज़र नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि वाकई ये बात सच है कि ताकत पैसे में नहीं है, ताकत किसी ओहदे में नहीं है, ताकत सिर्फ़ एक करैक्टर के अंदर होती है। ये सारे कहीं ना कहीं काने होते हैं, कहीं ना कहीं चोर होते हैं, करप्ट होते हैं। किसी का बेटा करप्ट है, किसी की बीवी करप्ट है, किसी की बेटी करप्ट है, किसी का बाप करप्ट है, कोई खुद करप्ट है। उनकी फ़ाइलें चाहे वो ऑडियो की सूरत में हों, वीडियो की सूरत में हों, करप्शन की फ़ाइलों की सूरत में हों, वो सब के सब एक ऐसे इदारे के पास मौजूद होती हैं कि जब उन्हें वो किसी किस्म की बात करते हैं तो अगला उन्हें फ़ाइल दिखा कर ये कहता है कि अगर तूने बदमाशी की तो मैं कह दूंगा कि तूने फ़लाँ घर से चोरी की थी, अगर तूने बदमाशी की तो मैं कहूँगा ये गाड़ी तूने चोरी की थी, तूने बदमाशी की तो मैं कहूँगा
کہ فلاں جگہ کی اسکیم تو نے 2 نمبر طریقے سے کھائی تھی، اور اس خوف سے پھر سارے اپنے اپنے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ نمبردار ہے، چودھری ہے، یا وڈیرا ہے، یا گاؤں کا مقتدر بااثر شخص ہے، وہ پھر خاموش رہتا ہے اور بولتا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ فسطائیت، یہ فاسزم، یہ کرپشن، یہ 2 نمبری کب تک چلے گی؟ بالکل اسی طرح مجھے یاد آتا ہے جیسے ایک شخص ہے اور وہ کوشش یہ کرتا ہے جب کسی میدان کے اندر کوئی امتحان دے رہا ہوتا ہے یا اپنی صلاحیتوں کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ گاؤں کے ایک ایک شخص کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، میری فیس نہیں ہے، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میرے پاس سامان کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو آپ مجھے دیں، میں یہ کام کر کے اس کے بعد جب کامیاب ہوں گا تو آپ کو لوٹاؤں گا۔ اور وہ گاؤں کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے، یہ کہاں سے یہ کر پائے گا، اسے کیسے اچیو کرے گا؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص دھیرے دھیرے کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے، اپنی فیلڈ میں، اپنے نام میں اچیو کر لیتا ہے وہ ٹارگٹ۔ پھر گاؤں کا ہر ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میرا بانجا تھا، یہ میرا بھتیجا تھا، یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا دوست تھا، یہ میرا تعلق والا تھا، یہ میرا ماما تھا، یہ میرا چاچا تھا۔ اب وہ اس لیے اس سے رشتہ اور تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 13 جماعتوں کا جو پی ڈی ایم کا جتھا تھا، انہوں نے یہ سمجھ آ چکی ہے انہیں کہ عمران خان کا جو رجیم چینج ہوا یہ غلط تھا، عدم اعتماد جو ہوا تھا یہ غلط تھا، اس کی حکومت گرائی گئی یہ غلط تھی، اسے کیسز جو بنائے گئے ہیں وہ غلط ہیں، اس کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں، اور اب شرمندگی ٹالنے کے لیے 15 ماہ عیاشی کرنے کے بعد، لوٹنے کے بعد، کھانے کے بعد جب دیکھا کہ وہ اب بے روزگار ہو گئے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ یہ آف دی ریکارڈ بیان دینا شروع کر دیا انہوں نے کہ میں ایگری نہیں تھا، میں راضی نہیں تھا، یہ پیپلز پارٹی کا کام ہے، پی پی والے کہہ رہے ہیں نون کا کام ہے، نون والے کہہ رہے ہیں جے یو آئی کا کام ہے، وہ جے یو آئی والے کہہ رہے ہیں کسی اور کا کام ہے۔ اب یہ الزامات ایک دوسرے کے اوپر دھرتے ہیں۔ میرا یقین بھی ہے اور ایمان بھی ہے، وجدان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے بڑا کام لیتا ہے وہ پہلے اس کو بھٹی کے اندر اس طرح سے پیستا ہے کہ جب وہ سڑ کر کوئلہ بن کر پھر کندن بن کر نکلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے میدان کے اندر چھوڑتے ہیں۔ عمران خان نے جس طرح سے تمام زندگی کے میدانوں میں اچیو کیا اور ٹارگٹ اچیو کر کے فتح کی، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، سوشل میدان ہو، سیاسی میدان ہو، کھیل کا میدان ہو، سماجی میدان ہو، وہ کامیاب رہا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس کو کال کوٹھی میں بند کیا گیا، یہ بھی اللہ ایک جو سکرپٹ یہاں کے مقتدر حلقوں نے بنایا ہے، ان کے سکرپٹ میں یہ ہے کہ وہ اسے سزا دی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے سکرپٹ میں شاید یہی ہے کہ وہ اسے مزید تیار کر رہا ہے، اور اس کے اندر اگر تھوڑی بہت ہی خامیاں ہیں کانٹ چانٹ کر کے وہ پھر اس ملک کے اندر اگر دوبارہ سے آیا تو اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ اس لیے بدلے گی کہ بہت ہو چکا ہے، 75 سال ہو چکے ہیں اس ملک کو لوٹنے والے، کھانے والے، نوچنے والے، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اپنی جیبیں، اپنے خزانے، اپنے خاندانوں کے خزانے بھرنے والوں کا شاید کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ کوئی چاہے جتنا مرضی بہادر ہو، کوئی چاہے جتنا مرضی میٹنگ کر لے، کوئی چاہے جتنے مرضی قرضوں کی لالچیں دے لے، اب اس کی وہ عزت وہ ریپو نہیں ہے، کیونکہ آواز خلق زبان خدا ہوتی ہے، اور جو عوام چاہتی ہے، جو سوچتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان اس مشکل کے دور سے نکلے گا، وقت لگے گا، لیکن یہ لوگ اب بے نقاب ہوں گے، اور نہ صرف بے نقاب بلکہ گندے، ذلیل، رسوا ہو کر زندگی بھی گزاریں گے اور اس ملک سے بھاگیں گے بھی۔ ایک بار جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔